गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्या देखने वाले हैं? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुड इवनिंग विशाल। आप लोगों ने अगर 2024 का क्वेश्चन देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि आपका सिलेबस में जो टॉपिक्स दिया हुआ है डायरेक्टली उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा टॉपिक पे डेप्थ में नहीं गया। ठीक है, वैसे आप लोगों को जितना भी टॉपिक दिया गया है इस सिलेबस में आपको वो डेप्थ में ही पढ़ना पड़ेगा, पर आगे जाके ये सीएससी ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा टॉपिक्स है और ईसीई के लिए भी, ईसीई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुड इवनिंग मोहित। आइए तो देखते हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट में आज एमसीक्यू भी कुछ क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आप लोगों को पैटर्न और अच्छे से समझा सकूं कि किस लेवल तक आप लोगों को पढ़ना है, जिससे आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग सच मानो तो बिल्कुल भी आपका पेपर इस बार टफ नहीं होने वाला है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है? इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द बेस इज। अब देखिए हमें ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो किस टॉपिक का है? नंबर सिस्टम का है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है ये सभी आप जानते ही होंगे, पढ़ रखा भी होगा आपने। तो नंबर सिस्टम हमारे पास चार तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, देखिए यहाँ पे तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ होता है आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब आप लोगों को बस छोटी सी चीज ये याद रखनी है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में उसका बेस क्या होता है? 10। और इसमें डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो 0 से 9 के बीच में, जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं इन नंबर्स को। सेकेंड क्या है आपका? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें आपके पास बेस क्या होता है? 2। और इसमें डिजिट्स क्या होते हैं? 0 और 1। इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं और ये आपका कंप्यूटर में यूज होता है। वैसे आप लोग ज्यादा डेप्थ में पढ़े नहीं होंगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, वो उसी पे वर्क करता है, जो कि हमारा है 0 और 1। थर्ड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 8 और इसमें नंबर्स होते डिजिट्स होते हैं 0 से 7 तक। लास्ट हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका बेस होता है 10। इसमें डिजिट्स होते हैं आपके पास 0 से 9। उसके बाद 10 आ जाता है ना, क्योंकि 16 है यानी 15 तक होगा। तो 0 से 9 डिजिट होगा और 10 यानी कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा ना, इसीलिए हम 10 को यहाँ ए मानते हैं, 11 को बी मानते हैं, 12 को सी मानते हैं, 13 को डी मानते हैं, 14 को ई एंड 15 को एफ। अब देखिए आपका पीवाईक्यू में पूछा गया था इन डेसिमल नंबर सिस्टम दी बेस क्या है, तो वहां पे आपको 10 करना था, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ बताया ना कि क्या होता है बेस डेसिमल नंबर सिस्टम का? 10। अब मैंने यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है कि हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या बेस होगा, तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। उसी तरह मान लीजिए अगर आप लोगों से बाइनरी पूछ लेगा तो वो बता दीजिएगा, और एक और इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो वो भी आपने समझ लिया, मतलब 2 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ASCII स्टैंड फॉर क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वैसे आंसर आपका ये होता है, आप लोग और ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। थर्ड आपका है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर्स। अब देखिए ये टॉपिक आपका कहाँ से है, आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपको पढ़ना है। पहले तो आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में यही जानोगे ना कि कंप्यूटर्स क्या है, और ये तो आपको बेसिक पता ही होगा। इसमें आप लोगों को अच्छे से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। तो जब आप लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ोगे ना तो वहां जानोगे कि फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया था, थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया था। क्या आपने इसे पढ़ा है अच्छे से? बताएंगे? इसमें आप लोगों को देखिए याद रखना है कि ये है क्या। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि देखिए विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर, तो किस जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ये क्या है आपका? एक कंपोनेंट है, तो इसे हम लोग सेकेंड जनरेशन में यूज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमने कौन सा मेन कंपोनेंट को यूज किया था? तो वैक्यूम ट्यूब को किया था। थर्ड जनरेशन में हमने क्या किया था?
सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर्स आ गया था। उसके बाद थर्ड जनरेशन में हमने ना ही फर्स्ट जनरेशन का यूज किया ना ही सेकेंड, हमने वहां पे सेमीकंडक्टर यूज किया। इसी तरह आपको याद रखना है। तो इस टॉपिक से भी आपका 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। क्या बोल रहे हो आप विशाल? नो मैम, क्या नहीं पढ़े हो आप? थोड़ा बोल दीजिए तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं उसे। वैसे ये शॉर्ट में ही है, बस नॉर्मली याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, फोर्थ आपका क्या है, विच मेमोरी इज फास्टर, मतलब कौन सा मेमोरी यहाँ पे फास्ट काम करता है, या हार्ड डिस्क करता है, या रैम करता है, या कैच करता है, या फिर रोम करता है, बताइए कौन सा करता है। तो यहाँ पे आपका ये कैच हो जाएगा। अब देखिए, ज्यादा डेप्थ में नहीं गया पर बेसिक में पूछा ही है। आप लोग क्वेश्चन को देख के समझ सकते हो कि लेवल किस तरह का है कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। अच्छा ठीक है, हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता दूंगी कि कौन से जनरेशन में हमने कौन सा मेन कंपोनेंट यूज किया था, कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज किया था, जनरेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक था। बस ये तीन चीज अगर आप लोग याद रखोगे तो आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लैन यानी कि LAN, लैन स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, आप लोगों को फुल फॉर्म देखिएगा, देखने को मिल सकता है किसका किसका। देखिए, लैन, मैन, पैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या हो जाएगा, पैन, बताइए तो। फुल फॉर्म किन्हीं को पता है क्या? WAN का फुल फॉर्म क्या होगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। BAN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉडी एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क। CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। बस शॉर्टकट कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को, सॉरी फुल फॉर्म याद रखना है, तो हो जाएगा 2 मार्क्स उससे भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए, पीवाईक्यू में आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है, वहां पे सिंपल सा टॉपिक से पूछा है। पर इस साल मुझे लगता है कि थोड़ा पैटर्न में हल्का सा चेंज हो सकता है, आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है। एमसीक्यू अगर पूछेगा तो इसी तरह सिंपल ही पूछेगा, आपको दे देगा डेसिमल में कोई नंबर, बोलेगा कन्वर्ट करिए उसे। देखिए, दिख रहा है। हाँ, वेरी गुड विशाल, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस तरीके का भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके जाइएगा। आप लोगों को हो सकता है डेसिमल में दे दे कोई नंबर, बोले बाइनरी में कन्वर्ट करिए, बाइनरी में तो बोलेगा डेसिमल में कन्वर्ट करिए, हेक्साडेसिमल में देगा तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने बोलेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को इस बार देखने को मिल सकता है। अगर 2 मार्क्स में देगा तो इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन देगा, और अगर 7 मार्क्स का होगा तो हो सकता है कोई नंबर दे के डेसिमल का बोलेगा कि इसका आप लोग ऑक्टल भी निकालो, बाइनरी नंबर सिस्टम भी निकालो, हेक्साडेसिमल भी नंबर सिस्टम निकालिए। क्या आप लोगों को सॉल्व करना आता है? ये आपका बेस्ट 10 है, यानी कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो क्या आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना जानते हो? अगर जानते हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं जानते हैं आप लोग तो फिर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी। पढ़े हो आप लोग? नहीं आता है विशाल, अभी तक आपने क्या कुछ भी नहीं पढ़ा है क्या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में? देखिए, क्वेश्चन भले सिंपल आ रहा हो पर आपका सिलेबस में टॉपिक्स ज्यादा है, ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ क्वेश्चन था 25 और बेस में क्या था, 10। मैंने अभी बताया ना कि जिसके बेस में 10 होता है यानी कि वो आपका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। और जब भी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से
बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका बेस क्या बन जाएगा? 2 कैंड्रिक, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेना है, जैसे कि 25, उसके बाद इसको डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देंगे? बेस 2 से। बेस 2 से ही क्यों डिवाइड दे रहे हैं हम? क्योंकि हमें वही चाहिए, यानी कि अगर हमें बाइनरी नंबर सिस्टम चाहिए तो हम उसके बेस से इसे डिवाइड करेंगे। मान लीजिए अगर आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन सेम ही होता डेसिमल में 25 और पूछता कि कन्वर्ट करके निकालिए जिसका बेस में 8 हो, यानी कि जिसका बेस में 8 हो वो क्या होता है हमारे पास? ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसके बेस से हम इसे डिवाइड देते, तो चलिए अभी 2 से देते हैं डिवाइड। तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 12, 2 जा 24। अब देखिए ये इसे पूरा पूरी तो भाग नहीं गया ना, कितना शेष रह गया? 1। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर से डिवाइड देंगे तो 2 6 जा 12। जब भी हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 0। अब देखिए 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ? 0। उसके बाद 2 1 जा 2, और एक क्या रह जा रहा है आपके पास शेष, तो इसे यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से डिवाइड करने के बाद हम इस तरीके से इसे लिखते हैं, यानी कि नीचे से हम ऊपर जाते हैं। आया समझ? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को, ऐसे लिखना है। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन मिल सकता है। देखिए सही क्या है, इस तरीके से जाना है, यानी कि 1 1 0 0 1, आपका आंसर ये होगा। एक ऑप्शन में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है कि 1 0 0 1 1। तो आप लोग इसे सही नहीं करोगे, वहां पे इसे सही करोगे। समझ में आया विशाल? ठीक है, समझ गया, वेरी गुड विशाल। वैसे अगर और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा तो बोलिएगा, क्लास ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर? देखिए 45 ही है आपका, ये क्या है? डेसिमल में है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम इसे डिवाइड किससे करेंगे? बेस 8 से। और देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में अगर थोड़ा हाई रहा और क्वेश्चन, तो बस पूछ सकता है कि ऑक्टल से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए, क्योंकि देखिए अगर किसी का भी हमें डेसिमल दिया हो तो उसका हम ऑक्टल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना इजी है, बस उसके बेस से डिवाइड दे दो। बट अगर आप लोगों को ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल इस तरीके का उल्टा दे दे तो थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, समझ के जाइएगा कॉन्सेप्ट को, तो दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखते हैं हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपका 7 मार्क्स का आने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्सप्लेन लॉजिक गेट्स विथ ट्रूथ टेबल एंड इसका डायग्राम आप लोगों को बताना है। तो क्या ये लोग आप पढ़े हो? आप लोग लॉजिक गेट्स क्या होता है बताइए। अब देखिए इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो लिखना कैसे है पहले ये समझिए। अच्छे से आप लोग पहले एक्सप्लेन करो कि लॉजिक गेट्स होता क्या है, वो लिखो पहले अच्छे से। आता है क्या? पढ़े हो आप लोग? इस क्वेश्चन में आप लोग क्या क्या करोगे? और थोड़ा ज्यादा भी शॉर्ट लिखने का कोशिश आप लोग मत करना, थोड़ा जितना आपको आता हो, जो भी टॉपिक आप लोगों को दिया गया हो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी आता है वो आपको सब का सब लिख के आना है, ठीक है? छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं आता है विशाल, आप पढ़े नहीं हो क्या? देखिए क्या बताया मैंने, अगर लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन ये आए तो आप लोग कुछ भी आए, अगर लॉजिक गेट्स भी अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो फर्स्ट आप लोग स्टार्ट यहीं से करना कि उसका डेफिनेशन लिख देना, फिर टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स ये देख लीजिए। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, कितने तरह का हमारे पास लॉजिक गेट्स होता है? तो फर्स्ट बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में हमारे पास 3 तरीके का गेट पाया जाता है। फर्स्ट और गेट, सेकेंड एंड गेट, थर्ड
नॉट गेट। ठीक है, अब इसका भी आपको लिखना है कि और गेट का डेफिनेशन थोड़ा लिख दीजिएगा वन लाइन में, एंड का, नॉट का, इनका सिंबल भी होता है। ठीक है, तो इनका सिंबल बना दीजिएगा कि क्या सिंबल होता है, इसका ट्रुथ टेबल भी बना दीजिएगा। सेकेंड हमारे पास टाइप होता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में हमारे पास दो तरह का गेट होता है, एक होता है हमारे पास नैंड गेट और दूसरा होता है हमारे पास नॉर गेट। और ये भी आप लोगों को नैंड गेट और नॉर गेट रट के नहीं जाना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ोगे ना, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो याद रहेगा। रटने की जरूरत हर चीज को नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नैंड गेट यानी कि एंड, ये एंड आपका यही बेसिक लॉजिक गेट से ही आया। यूनिवर्सल गेट आपका कहाँ से बना है, बेसिक लॉजिक गेट से ही ये बना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एंड गेट, और ये एंड का मतलब होता है नॉट गेट, यानी कि जब नॉट गेट को और एंड गेट को मिला बनाया जाता है तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, नैंड गेट। सेकेंड में होता है हमारे पास नॉर गेट, ये आपका क्या है, नॉट गेट, और ये और गेट का इसमें यूज होगा। थर्ड हमारे पास होता है एक्सक्लूसिव गेट। इसमें हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इतना अगर आप लोग लिख दोगे वन लाइन में डेफिनेशन इन लोगों का, इसका सिंबल बना देना, ट्रुथ टेबल बना देना, इसमें आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि एक हम देख लेते हैं आपका और गेट। और गेट का सिंबल क्या होगा, ये है आपका सिंबल, यानी कि यहाँ से दो इनपुट आ रहा है, मान लीजिए ए बी, और यहाँ से आपका एक आउटपुट आएगा सी। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ए इनपुट था, बी इनपुट है, सी क्या है हमारे पास, आउटपुट। और ये सी किससे मिल बन के मिल रहा है, और गेट है ना, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी। सॉरी, ये सिंबल आपका एंड गेट का है, और गेट का आपके पास सिंबल ये है, इस तरीके का बनता है ए बी सी। और गेट में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मान लीजिए आपके पास आउटपुट हो 0 1 0 1, तो देखिए अगर 0 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 0 1, तो 1 1 0, तो 1 1 1, तो ये 1। अगर हमारे पास यहाँ पे एक भी आउटपुट 1 हो, तो सॉरी, अगर हमारे पास और गेट में एक भी इनपुट 1 हो तो उसका आउटपुट भी 1 हो जाएगा। इसी तरह नैंड गेट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहीं पे हम नैंड गेट देखें तो इसका भी ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, 0 0, और 1 को इंटू करेंगे तो 0 0 1। यानी कि आपके पास इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता इतना टफ पूछेगा, पर अगर ज्यादा हाई जाएगा भी तो ऐसा ही जाएगा कि कौन सा ऐसा गेट है जिसका आउटपुट पॉजिटिव होता है। ऑप्शन में कुछ भी दे देगा कि इनपुट्स में दोनों 1, कौन सा गेट हो पाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मिक्स कर देगा। समझ गया कैसे लिखना है, सारे गेट्स को एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, पहले तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन में पहले डिफाइन करो कि नंबर क्या होता है। सभी जानते हो, आ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग और मेजरिंग। और भी आप लोग डेफिनेशन बना सकते हो इससे। फिर नंबर सिस्टम क्या होता है वो बता देना है। नंबर सिस्टम क्या होता है, a number system is defined as a system of writing to express numbers. It is the mathematical notation for representing numbers of a given set by using digits.
टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम मैंने बताया आप लोगों को 4 तरह का होता है। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए, अब वहां पे जब टाइप्स लिखोगे ना, तो आप लोग दो तरीके से लिख सकते हो। पहला, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ऐसे करके इस तरीके से, इस तरह चार इस फॉर्म में लिख सकते हो तो देखने में सुंदर लगता है। उसके बाद ऐसे भी करके आप 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो, या इस तरीके से करके ऐसे ऐसे भी आप लोग थोड़ा लिख सकते हो, ताकि पेज भी थोड़ा कवर करे और देखने में भी सुंदर लगे। या फिर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम को ऐसे सर्कल भी करके आप लोग इस तरीके से थोड़ा डायग्राम में लिख सकते हो, तो ज्यादा कॉपी आपका अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके बाद बता देना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो दी डेसिमल नंबर सिस्टम हैज अ बेस 10, यह बेस 10 को इसका बेस 10 होता है। इसमें डिजिट्स हमारे पास 0 से 9 तक होता है। ये हम लोग यूज किस लिए करते हैं वो भी कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग दे सकते हो। इस तरीके से सारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फ्लिप फ्लॉप विथ ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास लॉजिक गेट्स का, नंबर सिस्टम का, फ्लिप फ्लॉप का, ये सब इसी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो लोग बीटेक में भी ये टॉपिक उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। अब फ्लिप फ्लॉप के बारे में, तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो आ फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ सर्किट दैट इज यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा, यानी कि बाइनरी डेटा को ये क्या करता है, स्टोर करता है। बाइनरी डेटा हमारे पास क्या है, या बाइनरी नंबर क्या होता है हमारे पास, 0 से 1। डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हो आप लोग, इसका बता सकते हो क्या है क्या नहीं, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। उसके बाद ये भी बोल सकते हो बहुत तरीके का इसमें फ्लिप फ्लॉप होता है। पहला आपके पास एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, फिर जब आप लोग मेंशन करोगे एसआर फ्लिप फ्लॉप, अब देखिए थोड़ा सा तरीका और यहाँ पे लिखने का। पहले आप लोग लिखना कि इसमें फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशन, फिर कितने तरह का फ्लिप फ्लॉप होता है, तो एक जगह पे पहले लिख लेना कि एसआर फ्लिप फ्लॉप होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, डीके फ्लिप फ्लॉप होता है, फिर टी फ्लिप फ्लॉप होता है, और भी बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप होता है। उसके बाद देखो, आप लोग इसे नंबर में मत लिखना। कहने का मतलब है, जैसे 1 नंबर दिया आपने, लिखा एसआर फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड नंबर दिया, लिखा जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर आप ऐसे लिखोगे, मान लीजिए लिखने टाइम पे अगर आपको जेके का नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहा है, तो वहां पे तो वो टीचर देख लेगा ना कि 2 3 करके लिखा है, तो उसको डेफिनेशन फिर चाहिए। तो आप लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हो, या इस तरीके से स्टार के फॉर्म में लिख सकते हो, ताकि इस तरीके से करने से, हाँ चलिए इतना है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में मेंशन नहीं है कि ये पढ़ना है, बस टॉपिक है। तो ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए ऐसे ऐसे करके हम लिख देंगे सारा, बाकी हमको जो अच्छे से आता हो वो आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कैसे लिखना है वो समझे आप लोग। अब करना क्या, सारे फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशन लिखना है, सभी का डायग्राम होता है, वो डायग्राम को अच्छे से बना दीजिएगा। उन सभी का ट्रुथ टेबल होता है, उसे बना दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है वो पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसमें बहुत सारे और अंदर में टॉपिक्स होते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 14 मार्क्स का हो तो पूरा और अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, 7 मार्क्स का हो तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग छोटे छोटे डेफिनेशन, डायग्राम, ये सब दे सकते हो। और हाँ, आप लोगों के इस सब्जेक्ट में अभी तक जितना क्वेश्चन में दे रही हूँ, सब में डायग्राम कंपलसरी रखिए, क्योंकि डायग्राम हम दें ही, डायग्राम देने से अट्रैक्टिव भी लगता है, उन्हें टीचर्स को फील भी होता है कि हाँ आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, लिखा हुआ तो चलो एक दो जन से कहीं कोई झांक झांक के लिख लेगा, पर डायग्राम तो वही स्टूडेंट लिख बना सकता है ना, ट्रुथ टेबल तो वही स्टूडेंट बना सकता है, अपने से एक दो एग्जाम्पल वही स्टूडेंट दे सकता है जो अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये आप लोग अच्छे से डायग्राम वगैरह देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड डिफरेंस। अब देखिए, अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है और बहुत अच्छा मार्क्स चाहते हो, और देखिए ये जेयूटी मतलब
छोड़िए। तो क्या करना है आप लोगों को, इसका आंसर कैसे लिखना है, डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है वो मत लिखिएगा आप लोग, इसमें थोड़ा सा एक दो लाइन का, ज्यादा नहीं करना है। दो तीन लाइन का आप डेफिनेशन लिख सकते हो पहले कि कंप्यूटर क्या होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर थोड़ा सा वन लाइन का बता दीजिए कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। उसके बाद कंपोनेंट्स लिख दीजिए हल्का हल्का, कंपोनेंट्स के बारे में दो तीन लाइन लिख दीजिए। उसके बाद फिर डिफरेंस भी बता दीजिए कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंस क्या होता है। ये आपका लिखने का तरीका हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन वैल्यूएशन एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप लोग क्या लिखोगे, इसमें भी आप लोग पहले कंप्यूटर को अच्छे से डिफाइन कर दीजिएगा। फिर जनरेशन, देखिए फर्स्ट जनरेशन आपका, फर्स्ट जनरेशन आपका कहाँ से कहाँ तक था, किन्हीं को याद है? फर्स्ट जनरेशन आपका 1942 से 1955 तक चला है। इसका मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब था। इसका स्टोरेज या फिर आप लोग मेमोरी डिवाइस बोल सकते हो, पंच कार्ड इसमें यूज होता था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते थे, कंप्यूटर्स होते थे, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। उसमें कौन सा मेमोरी कार्ड यूज होता था, तो पंच कार्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रम। इसमें लैंग्वेज क्या यूज होता था, जो फर्स्ट जनरेशन का हमारे पास कंप्यूटर्स था ना, उसमें मशीन लैंग्वेज यूज होता था। मशीन लैंग्वेज मीन्स, मशीन लैंग्वेज में आपका आता है बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि जीरो और वन। हमारा कंप्यूटर जीरो और वन पे ही वर्क करता था। यानी कि देखिए अभी आप लोग मोबाइल फोन यूज कर पा रहे हो, कंप्यूटर हम लोग चला लेते हैं, लैपटॉप चला लेते हैं, कैसे नॉर्मल हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है हम चला लेते हैं, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर को वही चला पाता था, वही वर्क करवा पाता था कंप्यूटर से, जिन्हें मशीन लैंग्वेज आता था, बाइनरी का नॉलेज होता था जीरो वन का। उसके बाद अगर आप लोगों को याद रहता है तो इसमें लिख सकते हो कि आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर क्या था। इसमें वैसे इतना लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन का टाइम और थोड़ा सा डेफिनेशन, मेन कंपोनेंट और स्टोरेज लैंग्वेज लिख दोगे, इसी में थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे जो मैंने बताया, तो वो इनफ है। सेकेंड जनरेशन में देखिए, हमने फर्स्ट जनरेशन में मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब को यूज किया था, पर यहीं पे सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया जाता है और उसके प्लेस पे ट्रांजिस्टर्स आते हैं। हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज करने लगे थे। थोड़ा सा मन करे आप लोगों को तो वहां तो डिफाइन कर देना दो तीन लाइन में कि ट्रांजिस्टर भी क्या होता है। और सेकेंड जनरेशन में हम लोगों का मेमोरी स्टोरेज में क्या यूज होता था, तो मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स यूज होता था। इसमें लैंग्वेज क्या था, असेंबली लैंग्वेज होता था। अब देखिए बाइनरी लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्यों शिफ्ट हुए, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जो मैंने बताया ना, वही लोग ही कंप्यूटर से वर्क करवा पाते थे, जिन्हें जीरो और वन का यानी कि बाइनरी लैंग्वेज का आता था, मशीन लैंग्वेज आता था, वही करवा पाते थे। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट था, जीरो वन के फॉर्म में याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे देखिए मैं आप लोगों को बोलूँ 25 याद रखना, आप लोग आसानी से याद रख सकते हो ना। अगर मैं बोलूँ 11001 याद रखिए, रख पाओगे? हमें आता है ना 1 2 3 400 तक बोल लेंगे। पर ये आपका 25 में, बीच से मैं पूछू बताइए 25 का बाइनरी क्या होता है, क्या ऐसे ही बोल पाओगे? याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन में थोड़ा क्या किया, लैंग्वेज को चेंज किया, इसमें असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, थोड़ा इंग्लिश का वर्ड जैसे कि कुछ बना दिया गया, शॉर्टकट सा, वैसे ये है नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। जैसे कि MU, दो इंग्लिश का वर्ड दे दिया, इसका मीनिंग कुछ रख दिया, इस तरीके का चीज लाया गया। थर्ड जनरेशन में हमारे पास मेन कंपोनेंट में क्या यूज किया गया, IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि हमारा सेमी कंडक्टर का बना होता था। देखिए थर्ड जनरेशन में ही हमारे पास आ गया था सेमी कंडक्टर। और थर्ड जनरेशन में ही हमने पहली बार यूज करा था हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या था, कोबाल,
इस तरीके का कुछ कुछ लैंग्वेज था। और इसमें मेमोरी एंड स्टोरेज, अभी आप लोग पढ़ते हो ना रैम रोम, तो ये आपका थर्ड जनरेशन का पार्ट है। थर्ड जनरेशन में हम लोग मेमोरी स्टोरेज के रूप में रैम को यूज किया था। फोर्थ जनरेशन में हमने मेन कंपोनेंट में वीएलएसआई यूज किया था। क्या किया था? वीएलएसआई क्या होता है? वीएलएसआई का फुल फॉर्म किन्हीं को पता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें मेमोरी स्टोरेज क्या था? वही सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसमें लैंग्वेज आपका हाई लेवल लैंग्वेज ही था। और देखिए फोर्थ जनरेशन में हमने सी और सी प्लस प्लस का यूज किया। फिफ्थ जनरेशन मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी इसका सेमीकंडक्टर, इसमें फिर बहुत सारा जावा पाइथन बहुत सारा आने लगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी आप लोग थोड़ा याद रख सकते हो, इसमें लिख सकते हो। एक्सप्लेन BIOS क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताइए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड UEFI। इसके बारे में शॉर्ट नोट्स में ही आप लोगों से पूछ सकता है या 7 मार्क्स का भी हो सकता है। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एक्सप्लेन स्टेप्स। बताइए एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम एक तरीका है, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, यही का मान लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे समझा रही हूँ, ये क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ, तो लिख लिख के समझाऊंगी ना कि किस स्टेप में हुआ। अगर मान लीजिए लॉजिक गेट्स का बात आया, हमारे पास पहला बेसिक लॉजिक गेट्स होता है, सेकेंड में यूनिवर्सल गेट होता है। अगर मैं आप लोगों को लॉजिक गेट्स का बेसिक ना समझा के सीधा यूनिवर्सल गेट समझाऊं तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो कुछ कुछ टर्म होते हैं कंप्यूटर साइंस में जो अच्छे से समझाए जाने के लिए याद रखने पड़ते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप लोग ये समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी कंपनी में कोई प्रोग्रामर है, जो कोई उसको मिला हो कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो वो प्रोग्राम कर रहा हो, कोड कर रहा हो, ठीक है। किसी बीच में उसका तबीयत खराब हो जाता है या फिर कुछ कुछ कारणों की वजह से अगर वो कंपनी को छोड़ देता है या फिर वो 4-5 दिन नहीं आता है, तो वर्क तो उसके लिए रुका नहीं रहेगा, कोई और तो जरूर करेगा। तो कोई और अगर प्रोग्रामर आता है, वो समझेगा। देखिए अगर वो प्रोग्राम पहला प्रोग्रामर जो कोड किया होगा वो अपने तरीके से कोड किया होगा, तो सेकंड प्रोग्रामर कैसे समझेगा कि वो कोड कैसे किया है, कहाँ कहाँ क्या किया है। तो थोड़ा लिखने का स्टेप्स होता है, वो मेंशन कर देता है बहुत जगह कि ये इसके लिए यूज हुआ था ये। और एल्गोरिदम आपका बस स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रोसीजर है। आप लोग पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे स्टेप्स भी लिखा है। 2 नंबर को आप स्टेप्स कर 2 नंबर को ऐड करिए, सब्सट्रैक्ट करिए, इस तरीके का ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर आप लोग इस सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन सॉरी, यहाँ पे आपका एक फ्लो चार्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, कि फ्लो चार्ट क्या है। लास्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विथ डायग्राम। आप लोग इतना अच्छे से पढ़िए, 70 to 80% क्वेश्चन आप लोगों को इसी के इर्द गिर्द देखने को ही मिलेगा। कुछ पूछना है किन्हीं को अब तो पूछ सकते हैं। सिलेबस ज्यादा भी आपका डिफिकल्ट नहीं है, सारा टॉपिक इजी है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं उसे। ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। आप लोग अभी क्वेश्चन का लेवल देख ही चुके हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए। और पीवाईक्यू को भी आप लोग देख सकते हो किस लेवल तक का पूछा गया है। और अगर टाइम रहता है तो थोड़ा डेप्थ में भी जा सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स। आगे आप लोगों को काम ही देगा ये। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो लेफ्ट कर सकते हैं। समझ में आया आपको विशाल? आपने पढ़ना स्टार्ट किया या फिर सीधा आज बस इम्पोर्टेंट क्लास देखने आए थे आप? वैसे आप मैथ्स में तो काफी अच्छे हैं।
जैसे आपने स्टार्टिंग से मैथ्स को पढ़ा है, हर क्लास अटेंड किए हो, आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर भी करते हो, वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए। अच्छा, ठीक है, अब देख लिए तो पढ़ लीजिए थोड़ा। सिर्फ पास होना है अगर आपको तो इतना इनफ है, लेकिन नॉलेज रखिए। क्यों विशाल, आप सिलेबस नहीं देखे थे क्या अपना? चलिए ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। लेफ्ट कर सकते हो आप लोग।